हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दाइमा, आपको एमपीजीके पढ़ा रहा हूं। एमपीजीके एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एमपीजीके में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के मंदिर और मस्जिद। इसके बाद हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के मंदिर और मस्जिद, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे? तो इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि मध्य प्रदेश में कौन सा मंदिर कहाँ पर है, ये आपसे पूछा जाता है। और अगर उससे संबंधित कोई विशेषता है तो उसकी विशेषता आपसे पूछी जाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के मंदिर। तो मध्य प्रदेश के मंदिर में पहला मंदिर है फ्रेंड्स महाकालेश्वर मंदिर। तो बहुत ही फेमस है, ये एग्जाम में आपसे बार बार पूछा भी जाता है। तो भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग है फ्रेंड्स। तो उन 12 ज्योतिर्लिंग में से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में है। एक तो महाकालेश्वर उज्जैन और दूसरा है ओंकारेश्वर। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछ चुका है। तो देखिए इसमें महाकालेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? उज्जैन में है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये उज्जैन में है, इसको ध्यान रखना। और भगवान शंकर के जो 12 ज्योतिर्लिंग है, उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र यह दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है फ्रेंड्स। तो इसमें आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर जो आपको पिक्चर बताई जा रही है, तो पिक्चर में देखिए यहाँ पर ये भगवान शंकर, ठीक है, और ये उनका मंदिर है। तो ये महाकालेश्वर मंदिर है उज्जैन में। ठीक है, इसको आप याद रखना। इसके बाद फिर अगला मंदिर है मंगलनाथ मंदिर। कहाँ पर है ये? तो उज्जैन में फ्रेंड्स, इसको याद रखना। तो देखिए आप यहाँ पर पिक्चर में, ये जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है ये मंगलनाथ है और ये उनका मंदिर है। तो यहाँ पर भात पूजा होती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा कि मंगलनाथ मंदिर ये पृथ्वी का नाभि केंद्र है या पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। और यह हमसे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ पर है? तो उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर फ्रेंड्स, इनको आप याद रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है गढ़कालिका मंदिर। तो गढ़कालिका मंदिर यह भी कहाँ पर है? तो यह उज्जैन में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए गढ़कालिका की मूर्ति है और ये मंदिर है। तो कहाँ पर है फ्रेंड्स यह मंदिर भी? तो यह मंदिर भी उज्जैन में है, आप इसको याद रखिएगा। और हमारे जो कालिदास थे, तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो कालिदास जी की आराध्य देवी है ये, तो आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बताइए गढ़कालिका मंदिर कहाँ पर है? तो उज्जैन आपको बताना है। और ये भी पूछ सकता है कि कालिदास की आराध्य देवी कौन सी थी? तो ये थी गढ़कालिका। ठीक है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स इसमें। इसके बाद फिर अगला मंदिर आता है हरसिद्धि का मंदिर। अभी हरसिद्धि मंदिर भी कहाँ पर है? तो यह मंदिर भी उज्जैन में है। तो अब आप सोच रहे हैं सब उज्जैन मंदिर है क्या? तो फ्रेंड्स हमारे एमपी में सबसे ज़्यादा उज्जैन में ही मंदिर है, तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए इसमें मध्य प्रदेश में हरसिद्धि मंदिर, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि मध्य प्रदेश में हरसिद्धि मंदिर कहाँ पर है? तो यह उज्जैन में है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, तो इसमें देखिए ये हरसिद्धि माता का ये मंदिर है और ये उनकी प्रतिमा है, तो आपको ध्यान रखना है। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजा विक्रमादित्य की कुल देवी का नाम क्या था? तो राजा विक्रमादित्य की कुल देवी का नाम था फ्रेंड्स हरसिद्धि देवी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला मंदिर आता है द्वारकाधीश जी का मंदिर। द्वारकाधीश का मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी उज्जैन में है, आपको ध्यान रखना है। तो ये मंदिर है और ये द्वारकाधीश जी की प्रतिमा है। वैसे तो द्वारकाधीश कहाँ पर है? ध्यान रखना, गुजरात में है, लेकिन यहाँ पर द्वारकाधीश का मंदिर बना हुआ है, आपको ध्यान रखना है। और यह मंदिर गोपाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना, कंफ्यूज मत होना कभी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि उज्जैन में द्वारकाधीश मंदिर को एक और किस नाम से जानते हैं? तो आपको याद रखना होगा गोपाल मंदिर। और यह गोपाल मंदिर या द्वारकाधीश मंदिर, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था ये बयाजी शिंदे के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला मंदिर आता है राम राजा का मंदिर। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है फ्रेंड्स, और कहाँ पर है ये? तो ये ओरछा में है। और ओरछा किस जिले में आता है? तो यह निवाड़ी जिले में आता है। तो यहाँ पर आप चित्र में देखिए ये राम राजा का मंदिर है, ये राम राजा का मंदिर है। और इसमें आपको जो प्रतिमा दिखाई दे रही है ये प्रतिमा भगवान श्री राम की है। तो यहाँ पर ओरछा के मंदिर राम राजा में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान राम की पूजा
भगवान के रूप में और राजा के रूप में की जाती है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में वह कौन सा एक मंदिर है जहां पर भगवान राम की पूजा भगवान के रूप में और राजा के रूप में की जाती है। तो यह मंदिर है कौन सा, ये राम राजा का मंदिर है। कहां पर है ये, ओरछा में। इसको याद रखिएगा, बहुत प्रसिद्ध है ये। इसके बाद फिर अगला मंदिर आता है भरत मिलाप मंदिर। तो भरत मिलाप मंदिर ये कहाँ पर है फ्रेंड्स, ये चित्रकूट में है। तो यहाँ पर आप जो मंदिर देख रहे हैं ये भरत मिलाप मंदिर है चित्रकूट में। और यह चित्रकूट किस जिले में आता है, तो ये सतना जिले में आता है। इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए चित्रकूट किस जिले में आता है, तो ये सतना जिले में स्थित है, इसको ध्यान रखना। और भरत मिलाप, तो यहाँ पर भगवान श्री राम और भरत जी का मिलाप हुआ था, इसलिए इसका नाम है भरत मिलाप मंदिर। ठीक है, जब भगवान श्री राम कहाँ से आए थे, उधर लंका जीत कर आए थे, मतलब रावण का वध किया और उसके बाद अयोध्या लौटे थे, तो उस समय भगवान श्री राम और भरत जी का मिलाप हुआ था। तो यह स्थान है चित्रकूट हमारा, तो इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, सतना जिले में आता है। इसके बाद फिर अगला मंदिर आता है कंदरिया महादेव मंदिर, बहुत ही फेमस है फ्रेंड्स, और एग्जाम में हमसे पूछा भी जा चुका है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछ चुका है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है, तो यह खजुराहो में है। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर और पार्श्वनाथ मंदिर और जिननाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर, ये सारे मंदिर कहाँ पर हैं, खजुराहो में है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप जो मंदिर देख रहे हैं ये मंदिर है खजुराहो के, कंदरिया महादेव मंदिर है ये, इसको ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है ये, खजुराहो में है। और खजुराहो किस जिले में आता है, छतरपुर जिले में आता है। और एक और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो चंदेल शासकों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था फ्रेंड्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला मंदिर आता है शारदा माता का मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो शारदा माता का मंदिर आप देखें, यहाँ पर ये शारदा माता का मंदिर है और यहाँ पर पर्वत पर स्थित है माता का मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध है ये। और कहाँ पर है शारदा माता का मंदिर, तो मैहर में है फ्रेंड्स। और मैहर किस जिले में आता है, ये सतना जिले में आता है, इसे याद रखना। और यह मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, यह भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है फ्रेंड्स, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर आता है ये त्रिकुटा पर्वत, और त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है ये शारदा माता का मंदिर। ठीक है, इसको याद रखना। इसमें क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि शारदा माता का मंदिर कहाँ पर है, तो ये मैहर में फ्रेंड्स। वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वे बताते हैं कि आला अभी भी शारदा माता की पूजा प्रतिदिन करने आता है सुबह के समय। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने आता है वह अभी भी। इसके बाद फिर अगला आता है माला देवी मंदिर। अब ये माला देवी मंदिर कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो माला देवी मंदिर ग्यारसपुर में है या ग्यारसपुर में स्थित है। और यह ग्यारसपुर किस जिले में स्थित है, तो यह विदिशा जिले में स्थित है। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये किसकी तस्वीर है, तो ये माला देवी मंदिर की प्रतिमा, मंदिर है, ध्यान रखना। तो माला देवी मंदिर की ये पिक्चर है, तस्वीर है। इसके बाद में यह विदिशा जिले का प्रसिद्ध मंदिर है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि विदिशा जिले में प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है, तो माला देवी मंदिर आपको याद रखना है। या यह भी पूछ सकता है कि माला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ग्यारसपुर आपको बताना होगा। और यह भी पूछ सकता है कि ग्यारसपुर किस जिले में आता है, तब आपको बताना होगा विदिशा में। ठीक है, इसके बाद फिर अगला मंदिर आता है पीताम्बरा पीठ है। पीताम्बरा पीठ ये किस जिले में आता है, तो दतिया जिले में आता है। तो इसमें ध्यान रखना, ये मंदिर है पीताम्बरा पीठ का, तो इसको ध्यान रखना किस जिले में है, दतिया जिले में है। इसके बाद फिर अगला मंदिर आता है नर्मदा कुंड मंदिर। यह कहाँ पर आता है फ्रेंड्स, तो यह अमरकंटक में आता है। और अमरकंटक किस जिले में आता है, तो अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए आप जो नर्मदा कुंड मंदिर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में, ये तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है, ये यहाँ पर कुंड बना हुआ है और यहीं पर मंदिर बना हुआ है। ठीक है, नर्मदा मैया का। तो वहाँ पर नर्मदा माता की पूजा की जाती है। तो जो जिसको हम नर्मदा नदी कहते हैं या मध्य प्रदेश के जीवन रेखा कहते हैं नर्मदा नदी को, इसको देवी के रूप में पूजा जाता है। तो जहाँ से उद्गम हुआ है नर्मदा का, वहाँ पर इसको देवी के रूप में पूजा जाता है। नर्मदा मैया कहते हैं, नर्मदा माता कहते हैं, कुछ लोग नर्मदा माँ कहते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। और इसी स्थल से, इसी कुंड से नर्मदा का उद्गम हुआ है, तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि
जहाँ से नर्मदा का उद्गम होता है वह किस कुंड के नाम से जाना जाता है? तो वह नर्मदा कुंड के नाम से जाना जाता है और यहीं पर ये मंदिर बना हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद फिर अगला आता है विजयसन माता का मंदिर। यह भी बहुत फेमस मंदिर है फ्रेंड्स। तो विजयसन माता का मंदिर यह कहाँ पर है? सलकनपुर में है। और सलकनपुर किस जिले में आता है? तो यह सीहोर जिले में आता है, इसे आप लोग याद रखना। और किस पर्वत पर स्थित है माता का मंदिर? तो विंध्याचल पर्वत पर विजयसन माता का मंदिर स्थित है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है ये विजयसन माता की पिक्चर है और ये जो मंदिर आपको दिखाया जा रहा है ये विजयसन माता का मंदिर है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजयसन माता का मंदिर कहाँ पर है? तो सलकनपुर में, ठीक है। और किस जिले में आता है सलकनपुर? तो सीहोर जिले में आता है। और यह भी पूछ सकता है कि यह किस पर्वत पर है यह मंदिर? तो आपको ध्यान रखना होगा विंध्याचल पर्वत पर स्थित है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगला मंदिर आता है अष्टमुखी पशुपतिनाथ का मंदिर। तो पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है? ये मंदसौर में है, आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। तो भगवान शिव के यहाँ पर अष्टमुख है, मतलब 8 मुख है, इसलिए इसको नाम दिया गया अष्टमुखी। और पशुपतिनाथ किसे कहा जाता है? भगवान शंकर को ही कहा जाता है। पशुपति मतलब पशुओं के पति। तो पति से मतलब सिर्फ हस्बैंड ही नहीं होता है, पति से मतलब स्वामी होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखिएगा। तो भगवान शंकर को समर्पित मंदिर है और भगवान शंकर के 8 मुख हैं, जिसे हम कहते हैं अष्टमुखी पशुपतिनाथ, और ये मंदिर है यहाँ पर। तो देखिए ये इस प्रकार से मंदिर बना हुआ है मंदसौर में पशुपतिनाथ का, अर्थात भगवान शंकर का मंदिर इस प्रकार से बना हुआ है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आता है सहस्त्रबाहु का मंदिर। ये सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पर है? तो ये ग्वालियर में है। ये एग्जाम में आपसे पूछ चुका है कि सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देखिए जो मंदिर आपको दिखाया जा रहा है यह मंदिर है सहस्त्रबाहु का मंदिर, ठीक है। तो इसे सहस्त्रबाहु मंदिर का पुराना नाम क्या है या इस मंदिर का पूर्व नाम क्या था? तो इसका पूर्व नाम था सासबहू का मंदिर, ठीक है। सासबहू के मंदिर से नाम बदलकर इसका नाम कर दिया गया है सहस्त्रबाहु मंदिर। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछ सकता है। इसके बाद फिर अगला मंदिर आता है तेली का मंदिर। अब ये तेली का मंदिर कहाँ पर है? तो यह भी ग्वालियर में है, इसको याद रखना फ्रेंड्स। तो आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये कौन से मंदिर के हैं? ये तेली के मंदिर की पिक्चर है। कहाँ पर स्थित है यह? तो यह ग्वालियर में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में इससे संबंधित एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे उत्तर भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो यह द्रविड़ शैली का मतलब क्या है? तो दक्षिण में मंदिरों का निर्माण जिस शैली में किया जाता है उसे कहा जाता है द्रविड़ शैली, ठीक है। इसके बाद में हमारे उत्तर भारत में मंदिरों का निर्माण जिस शैली में किया जाता है उसे गांधार शैली कहते हैं। तो दक्षिण भारत में जिस प्रकार से मंदिरों का निर्माण किया जाता है उस शैली में ये तेली के मंदिर का निर्माण किया गया, जिसे कहा जाता है द्रविड़ शैली। और हमारे उत्तर भारत में एकमात्र मंदिर है जो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो हमारे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में थोड़े से मंदिर बनाने की कला अलग है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगला आता है खजराना के गणेश मंदिर। अब खजराना के गणेश, तो भगवान गणेश का यहाँ पर मंदिर है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। और कहाँ पर है? ये इंदौर में है, तो इसमें ध्यान रखना आप लोग। तो ये भगवान गणेश की प्रतिमा आपको दिखाई जा रही है, देखिए यहाँ पर खजराना में गणेश भगवान की प्रतिमा इस प्रकार से स्थापित है और ये मंदिर है उनका, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खजराना गणेश मंदिर कहाँ पर है? तो इंदौर में है, आपको ध्यान रखना है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर इंदौर में। इसके बाद फिर अगला आता है बड़ा गणपति मंदिर। ये बड़ा गणपति मंदिर यह भी कहाँ पर है? तो यह भी इंदौर में है। तो आप देखिए यहाँ पर भगवान गणेश की प्रतिमा, तो ये बड़े गणेश जी के नाम से फेमस है। काफ़ी इनकी बड़ी मूर्ति है, बड़ी प्रतिमा है जिसको बड़ा गणपति कहते हैं। इसके बाद में ये उनका मंदिर है भगवान गणेश का, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए बड़ा गणपति मंदिर कहाँ पर है? तो इंदौर में है और यहाँ गणेश जी की सबसे बड़ी प्रतिमा है, ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी प्रतिमा है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है पदावली या बट्टेश्वर मंदिर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पदावली व बट्टेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये मुरैना में है और यह मंदिर
के समूह को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कहाँ के मंदिर हैं जिनके समूह को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। तो ये पदावली और बट्टेश्वर मंदिर है। कहाँ पर है ये? मुरैना में। तो यहाँ पर देखिए पदावली और बट्टेश्वर मंदिर, ये सब मंदिर बने हुए हैं, पदावली और बट्टेश्वर मंदिर। इन सभी के समूह को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो इन सभी के समूह को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल। ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है आपसे कि पदावली और बट्टेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो आपको बताना होगा मुरैना। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि गोल्डन ट्रायंगल ये किस मंदिरों के समूह को कहा जाता है, तो पदावली और बट्टेश्वर मंदिर के समूह को कहा जाता है। इसके बाद फिर अगला आता है मस्जिद। अब मस्जिद में हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद जिसका नाम आपको ध्यान रखना है ताजुल मस्जिद। ताज उल मस्जिद कहाँ पर है? ये भोपाल में है। तो आप यहाँ पर देखिए पिक्चर में, ये पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, ये ताजुल मस्जिद है। ये हमारे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तो ये तो सबको पता है कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है, लेकिन ये कम लोगों को पता होगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था शाहजहां बेगम ने। ठीक है, ये नाम आपको याद रखना होगा। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है और आगामी परीक्षाओं में भी आपसे पूछ सकता है कि भोपाल की जो मस्जिद है ताजुल मस्जिद, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो ये शाहजहां बेगम का नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगली मस्जिद आती है मोती मस्जिद। तो ये मोती मस्जिद कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो ये है भोपाल में, आप इसे याद रखना। तो देखिए इसमें पिक्चर में आपको दिखाया जा रहा है, ये है मोती मस्जिद। कहाँ की मोती मस्जिद है फ्रेंड्स? ये भोपाल की। ठीक है, आपको याद रखना है किसने इसका निर्माण करवाया था, तो सिकंदर जहां बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भोपाल की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना होगा सिकंदर जहां बेगम का। ठीक है, इसके बाद फिर अगली मस्जिद का नाम आता है ढाई सीढ़ी मस्जिद। तो यह भी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ढाई सीढ़ी मस्जिद कहाँ पर है। तो ढाई सीढ़ी मस्जिद यह भोपाल में है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भोपाल में है और यह हमारे मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद है। ठीक है, तो इस मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी, यह भी भोपाल में है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद, यह भी भोपाल में है। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। तो ये जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, ये तस्वीर है ढाई सीढ़ी मस्जिद की। कहाँ पर है ये? भोपाल में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्त मोहम्मद खान ने इसका निर्माण करवाया था फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद फिर अगली मस्जिद आती है जामी मस्जिद। जामी मस्जिद ये कहाँ पर है? तो ये मांडू में है। और मांडू किस जिले में आता है? तो यह धार जिले में आता है, आप इसे याद रखना। तो यहाँ पर देखिए आप पिक्चर में, ये जो तस्वीर आपको दिखाई जा रही है, ये कौन से मस्जिद की तस्वीर है ये? तो इसमें आपको ध्यान रखना ये जामी मस्जिद की तस्वीर है। ठीक है, और कहाँ पर है? तो मांडू में है। और मांडू किस जिले में आता है? तो धार जिले में आता है। इसका निर्माण किसने करवाया था फ्रेंड्स? तो इसका निर्माण करवाया था होशंग शाह ने। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये वही होशंग शाह है जिसने होशंगाबाद को स्थापित किया था। ठीक है, इसके बाद में अब ये निर्माण कार्य शुरू करवा के तो चला गया था होशंग शाह, लेकिन पूरा नहीं करवाया था। फिर पूर्ण किसने करवाया था? तो महमूद खिलजी के द्वारा इसको पूरा करवाया गया था। तो इसमें दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मांडू की जामी मस्जिद का निर्माण कार्य किसने शुरू किया था, तो आपको बताना होगा होशंग शाह ने। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इसको पूर्ण किसने करवाया था, तो आपको बताना पड़ेगा महमूद खिलजी ने। ठीक है ना, इसके बाद फिर अगली मस्जिद आती है कमाल मौला मस्जिद। ठीक है, अब कमाल मौला मस्जिद ये कहाँ पर है? तो धार जिले में है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप तस्वीर देखिए, ये जो पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, ये कमाल मौला मस्जिद की है। कहाँ पर है ये? धार में है। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट आपको याद रखने पड़ेंगे कि यह जो कमाल मस्जिद है या कमाल मौला मस्जिद है, यह पहले राजा भोज के द्वारा भोजशाला के रूप में निर्मित की गई थी, जहाँ पर सरस्वती माता का मंदिर था। लेकिन जब मुस्लिमों का समय शुरू हुआ, मुस्लिमों का शासनकाल शुरू हुआ, तो उस समय उन मुस्लिम शासकों ने भोजशाला के स्थान पर यह कमाल मौला मस्जिद को स्थापित कर दिया। तो तब से लोग यहाँ पर कमाल मौला मस्जिद मानते हैं। अब यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद होता है। हिंदू बोलते हैं कि हम सरस्वती माता की पूजा करेंगे बसंत पंचमी के दिन, पता होगा आपको।
और मुस्लिम वर्ग के लोग कहते हैं कि हम यहाँ पर नमाज अदा करेंगे। तो हर वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर यहाँ पर विवाद होता है। तो हमारी मध्य प्रदेश सरकार दोनों ही धर्म के लोगों को, हिंदुओं को सरस्वती माता की पूजा करने की परमिशन देती है और मुस्लिमों को यहाँ पर नमाज अदा करने की परमिशन देती है। तो ये विवादित मस्जिद है, इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ये मस्जिद का टॉपिक समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब शिक्षा का टॉपिक, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसमें मध्य प्रदेश में शिक्षा। तो इससे पहले हमने पढ़ा था फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से मंदिर और मस्जिद कहाँ पर हैं, ठीक है। अब इसमें शुरू कर रहे हैं मध्य प्रदेश में शिक्षा। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा के अंतर्गत हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में शिक्षा में प्रथम, ठीक है। तो मध्य प्रदेश शिक्षा में प्रथम रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद में फिर मध्य प्रदेश में प्रमुख फेलोशिप, कौन कौन सी फेलोशिप दी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में। फिर इसके बाद में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालय मतलब यूनिवर्सिटी। फिर शिक्षा से संबंधित कुछ संस्थान हमारे मध्य प्रदेश में हैं। फिर शिक्षा से संबंधित कुछ योजनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसमें मध्य प्रदेश में शिक्षा में प्रथम। तो मध्य प्रदेश में शिक्षा में प्रथम देखिए, तो मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय है और यह कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स, तो ये सागर में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो ये है रीवा में। ये पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी अपने से पूछ चुका है और यह भी पूछ चुका है। तो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ लिया है, तो क्वेश्चन पूछ लिया है कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है, सागर में है, ये पूछ लिया है। इसके बाद में यह भी हमसे पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र सैनिक स्कूल कहाँ पर है, तो यह रीवा में है। फिर मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय कहाँ पर है, तो यह भी सीहोर में है। इसे भी क्वेश्चन इससे पूछे जा चुके हैं, तो इनको ध्यान रखना आप। इसके बाद में प्रमुख फेलोशिप है, तो कौन कौन सी फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो पहले देखिए फेलोशिप का नाम है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में राजेंद्र माथुर फेलोशिप दी जाती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजेंद्र माथुर फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। इसके बाद फिर संगीत के क्षेत्र में कौन सी फेलोशिप दी जाती है, तो संगीत के क्षेत्र में उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप दी जाती है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए उस्ताद अलाउद्दीन खां फेलोशिप किस क्षेत्र में दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा संगीत के क्षेत्र में। इसके बाद में साहित्य कला के क्षेत्र में, तो साहित्य कला के क्षेत्र में कौन सी फेलोशिप दी जाती है, तो गजानंद माधव मुक्तिबोध फेलोशिप दी जाती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। इसके बाद फिर ललित कला के क्षेत्र में कौन सी फेलोशिप दी जाती है, तो अमृता शेरगिल फेलोशिप, ये इसमें दी जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय। अब मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं, ये हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड, तो आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। देखिए इसमें तो मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में या यूनिवर्सिटी में सबसे पहले यूनिवर्सिटी हमारी हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये, सागर में है। कब इसकी स्थापना की गई थी, तो 1946 में, 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। और ध्यान रखना अब यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया जा चुका है, यह केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित इसे किया जा चुका है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगली आ जाती है विक्रम यूनिवर्सिटी या विक्रम विश्वविद्यालय। कहाँ पर है ये, तो ये उज्जैन में है फ्रेंड्स। और इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना भी 1957 या 1957 में की गई थी, इसे आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें, तो क्वेश्चन पूछेगा कि विश्वविद्यालय, कोई से विश्वविद्यालय का नाम दे देगा और पूछेगा कि यह कहाँ पर है, या फिर इसका स्थापना वर्ष भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला विश्वविद्यालय है रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय।
तो कहाँ पर है ये, जबलपुर में है, आपको इसे याद रखना है। और इसकी स्थापना भी कब की जाती है, तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, इसे याद रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगला विश्वविद्यालय आता है जीवाजीराव विश्वविद्यालय। तो जीवाजीराव विश्वविद्यालय यह कहाँ पर है, ग्वालियर में है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको याद रखना। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि जीवाजीराव विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो यह आपको बताना होगा ग्वालियर में। कब इसकी स्थापना हुई थी, तो 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला विश्वविद्यालय आता है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको इससे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये आपको याद रखना होगा, जबलपुर में है, इसको जरूर याद रखना। और इसकी भी स्थापना कब की गई थी, तो 1964 में, 1964 में इसकी स्थापना की गई थी, आप इसे जरूर याद रखना, ठीक है। इसके बाद में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये इंदौर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी भी स्थापना 1964 में की गई थी। इसके बाद फिर अगला विश्वविद्यालय का नाम आता है अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है, तो रीवा जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी फ्रेंड्स, तो 1968 में इसकी स्थापना की गई थी, इसे आप लोग याद रखना। इसके बाद फिर अगला जाता है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है, भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1964 या 1970 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है, भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1991 में, 1991 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको जरूर याद रखना फ्रेंड्स, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और 3-4 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे ये हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, ये बार बार पूछा जाता है। रानी लक्ष्मीबाई फिजिकल यूनिवर्सिटी, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, यह भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है महर्षि पाणिनि। ये कहाँ पर है, उज्जैन में है। और इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 2008 में इसकी स्थापना की गई थी। तो महर्षि पाणिनि के नाम पर इसका नाम रखा गया है पाणिनि विश्वविद्यालय, ठीक है, याद रखना, जिससे व्याकरण का ज्ञाता हम कहते हैं पाणिनि को। इसके बाद फिर अगले आते हैं, अगले विश्वविद्यालय का नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय। तो कहाँ पर है ये, अमरकंटक में है। और यह अमरकंटक किस जिले में आता है, अनूपपुर जिले में आता है। इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, आप इसे जरूर याद रखना। एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ चुका है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये अमरकंटक में फ्रेंड्स 2008 में इसकी स्थापना की गई है। अगला आता है महर्षि महेश योगी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है, कटनी में है। और इसकी स्थापना 2009 में की गई थी, इसको याद रखना। इसके बाद फिर अगले आता है, अगले विश्वविद्यालय का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय। ये कहाँ पर है, ये भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 2011 में या 2011 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको जरूर याद रखना। इसके बाद फिर सांची बौद्ध विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, सांची में है। और सांची किस जिले में आता है, तो सांची रायसेन जिले में आता है, इसको ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2012 में इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद में फिर आगे देखिए, इसमें मध्य प्रदेश में शिक्षा से संबंधित कुछ संस्थान हैं। तो कौन कौन से संस्थान हैं वो इसमें ध्यान रखिए। तो देखिए इसमें शिक्षा से संबंधित कुछ संस्थान, जिसमें पहले संस्थान का नाम है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल, जिसको हम MP बोर्ड कहते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ये कहाँ पर है, भोपाल में है, इसको ध्यान रखना। और कब इसकी स्थापना की जाती है, तो 1965 में, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद फिर अगला आता है पाठ्य पुस्तक निगम। तो मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, यह भी कहाँ पर है, भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब की जाती है, तो 1968 या 1968 में इसकी स्थापना की गई थी फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद फिर ये क्या करता है, पे पुस्तकों का वितरण करता है। तो आपको पता भी होगा
कि सरकारी स्कूलों में पुस्तकों का जो वितरण किया जाता है उस पुस्तकों के वितरण हेतु यही कार्य करता है पाठ्य पुस्तक निगम। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी यह भी उच्च शिक्षा की पुस्तकों को छापता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद में कहाँ पर है, ये भोपाल में है और इसकी स्थापना 1969 में 1969 में की गई थी। तो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना की गई है। जैसे हमारे एमपीपीएससी के द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है तो उससे संबंधित जो विषय होते हैं उन विषयों की पुस्तक भी यह अकादमी छापता है, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी। तो आपने पढ़ी भी होगी इसकी पुस्तक मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जैसे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पुस्तक आती है, इतिहास की आती है। इसके अलावा और अन्य विषयों की पुस्तकों को यह छापता है। इसके बाद फिर अगला आता है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। यह कहाँ पर है, तो यह भोपाल में है और इसकी स्थापना कब की जाती है, तो इसके एस्टेब्लिशमेंट या इसकी स्थापना 1982 में की गई थी, 1982 में की गई थी फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संस्थान ये यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद में फिर आती है मध्य प्रदेश की शिक्षा से संबंधित योजनाएं। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा कि हमने हमारे मध्य प्रदेश के टॉपिक में एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाएं। और मध्य प्रदेश की लोक कल्याणकारी योजनाओं में हमने शिक्षा से संबंधित बहुत सारी योजनाओं के बारे में पढ़ा था। तो आप इन योजनाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन कर सकते हैं हमारे पिछले लेक्चर्स में, जिसका नाम है मध्य प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में ये शिक्षा का टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो आगामी परीक्षाओं में निश्चित सफलता के लिए देखते रहिए कल्याणी आईएएस एकेडमी के सभी वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।